नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। कैबिनेट की बैठक में गन्ने का एफआरपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 18,000 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी मंजूर। शिप रिपेयर फैसिलिटी के लिए 1570 करोड़ रुपए मंजूर। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ने से रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का रुपया। पहली बार $1 का भाव 96 रुपए 40 पैसे तक फिसला। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप की नीचे से सुधर कर क्लोजिंग। डिफेंस, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद। अनुमान से बेहतर रहे चौथी तिमाही में एमएनएम के नतीजे। मुनाफा 53% बढ़कर 3,737 करोड़। रेवेन्यू में 23% की बढ़त, हालांकि मार्जिन पर दिखा दबाव। बंगाल में हार के बाद बोली ममता बनर्जी, हम चुनाव हारे नहीं, हमें हराया गया। चुनाव आयोग को बताया मुख्य विलेन। सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार। बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद बंगाल और असम में सरकार बनाने की कवायद। अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया। जेपी नड्डा बने असम के पर्यवेक्षक। पश्चिम बंगाल में 9 मई को बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने किया ऐलान, 9 मई को है रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। सीज फायर के बीच यूएई ने किया ईरान के हमले का दावा। फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर हुए अटैक में 3 भारतीय घायल। पीएम मोदी ने की भारतीयों पर हमले की निंदा। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए हैं। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी, क्या रहे आज बड़े फैसले कैबिनेट में? देखिए, आज कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए दोनों की बैठक हुई। 10 अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन 10 तो नहीं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपको बता दूं। सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का था कि ईरान युद्ध के बाद जो घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी। तो उस भरपाई करने की पहली किस्त, मैं कह रहा हूं, ये पहली किस्त, आने वाले दिनों और ऐसे किस्त आ सकती है। पहली किस्त सरकार ने आज जारी कर दी है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। इसके तहत सरकार कुल 18,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और कुल सपोर्ट जो है 2,55,000 करोड़ रुपए का मिलेगा। दरअसल इसके तहत सभी तरह के छोटे मझोले कारोबारी होंगे, कोई सेक्टर नहीं है, सभी तरह के छोटे मझोले जो कारोबारी होंगे उनको बैंक जो वर्किंग कैपिटल देती है उस वर्किंग कैपिटल में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और उसकी गारंटी सरकार लेगी कि पैसा आपका डूबेगा नहीं, बैंक को गारंटी देगी। और ये 20% जब मैं कह रहा हूं तो इसका एक अधिकतम सीमा होगा, यह अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तक की होगी। इतने की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सरकार मदद करेगी। लेकिन इसमें एयरलाइंस को एक खास राहत दी गई है। एयरलाइंस के लिए कहा गया कि 100% तक क्रेडिट फैसिलिटी उनको मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीधे तौर पर वही प्रभावित हुए हैं। और ये 100% जब कह रहे हैं, 100% जब कह रहे हैं, तो अधिकतम रकम 1,500 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ये तो रही बात ईरान युद्ध से निपटने के लिए सरकार का पहला कदम। दूसरे जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो है आपको गन्ना किसानों के लिए। गन्ना किसानों को जब गन्ना अपना चीनी मिल पर बेचेंगे तो कम से कम कितनी कीमत मिलेगी, ये सरकार ने इसको तय कर दिया। इसको तकनीकी भाषा में एफआरपी कहते हैं। ये पहले था 355 रुपए, इसे बढ़ाकर 365 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। और जैसे जैसे रिकवरी बढ़ेगी, यानी गन्ना से चीनी निकलने की मात्रा बढ़ेगी, तो उस पर प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा, घटेगा तो प्रीमियम घटा दिया जाएगा। तो ये रखा गया है। 2 सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है जो कि गुजरात में बनेगा। और एक और चीज, शिप बिल्डिंग के लिए खास ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा जो कोचिन शिपयार्ड और एक पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के बनेगा। यानी शिप की रिपेयरिंग यहीं हो सकेगी। ये शिप रिपेयरिंग का एक तरह से सेंटर बनेगा। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट और सीसीए की बैठक में लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।
बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में निचले स्तर से सुधार देखने को मिला है। और कैसा रहा आज बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में देखें तो ज़्यादातर दबाव ही नजर आया, और मार्केट का चेक लेके देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कंपैरेटिव रेजिलियंस आपको नजर आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप। हालांकि यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट हरे निशान में गेंस को मेंटेन रखा। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि निफ्टी में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिली। तो नतीजों के बाद M&M है, नेस्ले लगातार काफ़ी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आई। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो इटर्नल, कोल इंडिया 1.5%, ICICI बैंक, जियो फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपको कट नजर आया। लेकिन पूरे मार्केट की तस्वीर समझनी है ना, तो इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया विक्स यहां पर आप देखें तो थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आया। बाकी कैपिटल मार्केट इंडेक्स लगातार तेजी दिखा रहा है। डिफेंस में काफी बड़े अवसर यहां पर नजर आए, ऑटो पैक में रफ्तार थी, एनर्जी की बास्केट ऊपर देखने को मिली। हालांकि PSU बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, निफ्टी बैंक, यहां पर आपको एक हल्का सा कट देखने को मिला। आज IT और फार्मा दोनों पैक ऐसे थे जहां पर आपको थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। और बाकी कैपिटल मार्केट गुड्स इंडेक्स है, यहां पर आपको थोड़े से मूव नजर आए। और FMCG पैक में भी देखें तो आज आपको खरीदारी नजर आई। M&M के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 53% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को मिला है। कैसे हैं M&M के नतीजे, बता रही हैं दीपाली राणा। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं, बारिंग मार्जिन्स। जो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बेटर नंबर्स रिपोर्ट किया। और इंपॉर्टेंट यह है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। अगर ओवरऑल FY27 तक के आउटलुक की बात करें, फिर चाहे वो फार्म सेगमेंट हो, ऑटो सेगमेंट हो या ट्रैक्टर सेगमेंट ही क्यों ना हो, अगर नंबर्स की बात करें 26% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में कंपनी ने रिपोर्ट की, 5% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में रही। मार्जिन्स पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि घटकर आ सकते हैं, और इसीलिए अगर देखें तो 14.1% के आसपास मार्जिन रहे हैं। दरअसल कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हुई है, एल्यूमिनियम की कॉस्ट अब ऊपर गई है, स्टील की कॉस्ट ऊपर गई है। हालांकि कंपनी ने 1-1.5% के रेशियो में प्राइस हाइक किया था, लेकिन ये नॉर्मल प्राइस हाइक है जो हर साल करते हैं, ज़्यादा हाइक नहीं किया, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो मार्केट शेयर है ट्रैक्टर सेगमेंट में, SUV सेगमेंट में, वो इंक्रीज हुआ है Q4 के दौरान। और इनफैक्ट FY26 के ओवरऑल नंबर्स भी SUV, फार्म और ट्रैक्टर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्गर साइड पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए माना जा रहा था कि थोड़ा सा ग्रोथ कंपैरेटिवली कम रह सकती है, लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी FY27 के लिए देखा गई है, और कंपनी का दावा है कि FY27 में जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहाँ पर मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रह सकती है। सिमिलरली SUVs में मिड टू हाई टीन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY27 में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं, उससे जो डिमांड आ रही है उसको मीट करने में इनको फ़ायदा मिलेगा। वहीं क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी एक्सपैंड कर रहे हैं मोर देन 3.5 टन कैटेगरी में, तो LCV सेगमेंट में भी जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। तो नंबर्स तो ठीक हैं ही, लेकिन मैनेजमेंट का जो भरोसा है, जो कमेंट्री है, वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, मार्जिन फ्रंट पर भी और स्पेशली आगे की ग्रोथ फ्रंट पर भी। इसीलिए स्टॉक में इस तरीके का रिएक्शन हम देख रहे हैं। L&T ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। L&T के नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 5,497 करोड़ से घटकर 5,326 करोड़ रहा है। वहीं सालाना आधार पर आय भी अनुमान से नीचे 82,762 करोड़ दर्ज की गई है। एबिटा में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन पर दबाव नजर आया है। कंपनी ने 38 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। साथ ही P राधाकृष्णन को CFO नियुक्त किया गया है, जो 1 जुलाई से पदभार संभालेंगे। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव से कच्चे तेल में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज ब्रेंट क्रूड पहले 8% के करीब उछला, फिर 2% तक फिसल गया। क्रूड को लेकर आगे क्या आउटलुक रह सकता है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता।
कच्चे तेल में उठापटक यहाँ पर जारी है और ओवरनाइट 4% की तेज़ी देखने को मिली। हमने पिछले 24 घंटे में बाय द वे 104 से 118 डॉलर प्रति बैरल के बीच में कच्चे तेल को आता हुआ देखा है, यानी कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो कच्चे तेल में काफ़ी हाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में यहाँ पर लड़ाई फिर छिड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, सीज़ फायर के पीरियड में बाज़ार को लगता है कि दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ फाइट में शायद जा सकती हैं। 80% जो ग्लोबल मार्केट्स में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स यानी कच्चे तेल की तरफ से है, तो रिन्यूएबल्स बायोफ्यूल्स अभी भी एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है और कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी फोर्स हो रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी कच्चे तेल में नहीं है और जिस तरह से भाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बढ़ गए हैं उसका भी असर यहाँ पर डिमांड पे आता हुआ नज़र आया है। भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक हमने वो प्राइस हाइक आता हुआ नहीं देखा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत दूर नहीं है एक इमीडिएट प्राइस हाइक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में, क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस इस साल में अब तक 80-85% बढ़ चुके हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में हमने वो फ्यूल चेंज यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। फिर आगे जाते हुए मार्केट्स को लगता है कि ऊपर जाने में तो कच्चा तेल 150 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर मुनाफा वसूली आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार्शियली भी खुलता है तो भाव 95-100 डॉलर तक यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकते हैं। कच्चे तेल में तेजी और डॉलर की बढ़ती मांग से रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। पहली बार $1 का भाव 95 रुपये 40 पैसे तक चला गया। रुपए में कमजोरी कब तक रहेगी, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। रुपए में आज हमने एक नया रिकॉर्ड लो बनते हुए देखा। 95.40 का स्तर आज रुपए ने यहाँ पर तोड़ा है। और अगर गिरावट की यहाँ पर बात करें तो जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जारी हुआ है तब से रुपए में 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। वेल एक्चुअली पिछले 12 महीने देखे जाएं तो 12% की गिरावट यहाँ पर रुपए ने दर्ज की है। एशियन मार्केट्स में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज भी रुपया पिछले वित्त वर्ष में यहाँ पर रहा है। अब की अगर बात की जाए तो मेजर रीज़न यहाँ पर ऑफकोर्स जियोपॉलिटिक्स की तरफ से आता है। जिस तरह से वेरियस कंट्रीज़ यहाँ पर एट वॉर हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, वो पूरा का पूरा जो सेफ हेवन बाइंग है वो डॉलर इंडेक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। और गिरावट हमने एशियन करेंसीज और दूसरी हाई यील्डिंग करेंसीज में यहाँ पर आते हुए देखी हैं। दूसरा बड़ा मेजर रीज़न यहाँ पर कच्चा तेल है, जहाँ पर 100 और 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर अब कच्चा तेल यहाँ पर स्थित होता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा क्रूड ऑयल का मतलब है ज़्यादा प्राइसेस का मतलब ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर बनेगा और ज़्यादा इन्फ्लेशन में यहाँ पर चिंता होगी और साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाजार को ये भी लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल भी यहाँ से घूम सकती है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट्स इंपोर्टर की डॉलर डिमांड दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर रुपए में गिरावट आते जा रही है, इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ते जा रही है। बहुत ज़्यादा हेजिंग हमने यहाँ पर बनते हुए नहीं देखी, जिसका भी असर यहाँ पर रुपए में है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि अगर कच्चे तेल में हल्की सी मुनाफा वसूली आई तो उसका फ़ायदा भी रुपए में आएगा। एज ऑफ नाउ 94 और 96 के दरमियान रुपया रह सकता है, ऐसा ट्रेजरी हेड्स का कहना है। और अब देखते हैं इस साल के सबसे बड़े नतीजों से जुड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में हार के बाद आज ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई। उन्होंने टीएमसी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है। फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के, तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ए इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा।
ममता बनर्जी ने सीएम के पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुई है। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहराने का दावा कर रही है। इस बीच कोलकाता से दिल्ली तक हलचल भी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर अहमदाबाद में बसे बंगाली समुदाय के लोगों ने खास अंदाज में जश्न मनाया। रसगुल्ला, संदेश और झालमुड़ी के साथ लोगों ने खुशी जताई। मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने लोगों से बातचीत की। अहमदाबाद में मानो बंगाल इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बंगाली ड्रेस में आए हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है वो महत्वपूर्ण है। रसगुल्ले है, संदेश, मिठाई है, झालमुड़ी है और बाकी सारी चीजें हैं जो कि काफी बेहतरीन है। लेकिन ये यहाँ पर क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। राजीव भाई, ये बताइए कि सेलिब्रेशन करने के पीछे क्या यहाँ पर मकसद है? आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरा बंगाल जो है जीत, बंगाल की जीत नहीं हुई है, पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई है और सारे के सारे खुशी के हमारे हम बंगाल से देखिए संदेश मंगाए, झालमुड़ी है, रसगुल्ला है, हम सब मिलके बंगाल कनेक्शन है ये और बंगाल के हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। आप कुछ बंगाल में ही बोल दीजिए, बांग्ला में। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আজকে আমরা খুব খুশি আর আমাদের খুব ভালো লাগছে। সব বাঙালি মিষ্টি নিয়ে এসেছে, এই দেখো রসগোল্লা, সন্দেশ, ঝালমুড়ি, সবাইরা মিলে এনজয় করছি, খুব মজা লাগছে। आप क्या कहेंगे? बंगाल में पहली बार कमल खिला है तो बहुत बहुत मजा आ रहा है। लेकिन आप लोग इतने क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं? अगर ममता जीतती तो क्या होता, और अब बीजेपी जीत गई है तो सेलिब्रेशन किस तरह से, आप बताइए। क्योंकि वेस्ट बंगाल को नया जीवन मिला है। बिल्कुल, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बंगाली समाज है। गुजरात के अहमदाबाद में नहीं, सूरत और वडोदरा में भी इस तरह के सेलिब्रेशन अगले कुछ दिनों में आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय असम की जनता और पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि असल में हिंदू वोटरों ने उन्हें जमकर वोट दिया है। ये जीत के लिए मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा। हिंदू जितना जिता सकता था हमें पूरा जिता दिया और मेरा कॉन्फिडेंस था कि हिंदू कम्युनिटी एंड असमीज मुस्लिम विल वोट फॉर अस। तो और मुझको लगते थे कि पूरा हमें वोट डालेगा, तो जितना लोग कर सकते थे पूरा एक्सट्रीम लेवल में जाके कर दिए हैं। बंगाल में लंबे समय के बाद केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी यानी डबल इंजन वाली सरकार बनी है, तो क्या इसका फायदा बंगाल को होगा और खुशहाल और समृद्ध बंगाल बनने की राह में अब क्या चुनौतियां रह गई हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी। जरूर जुड़िए। मिशन सोनार बांग्ला। इधर तमिलनाडु में भी सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक एक्टर विजय की पार्टी टीवीके बहुमत का आंकड़ा जुटाने में लगी है। टीवीके बहुमत से 10 सीट दूर है। विजय की पार्टी ने पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री की है। थलापति यानी एक कमांडर जो कल तक तमिल फिल्मों का सुपरस्टार कहा जाता था, वो अब तमिलनाडु के जननायक बन गए हैं। महज 2 साल पहले नई पार्टी बनाने वाले थलापति विजय ने 60 साल पुरानी सियासत का चैप्टर बंद कर एक नया अध्याय शुरू किया है।
உங்க அண்ணனுக்கு உங்க தம்பிக்கு உங்க பிள்ளைக்கு असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनकी फिल्मों के दीवाने उन्हें कहते हैं थलापति विजय। 2026 की चुनावी जीत ने इस थलापति विजय को बना दिया है तमिल राजनीति का जननायक। जोसेफ विजय की टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी ने नया इतिहास रचा है। तमिल राजनीति में जो करिश्मा कभी एमजी रामचंद्रन के नाम दर्ज था, वो अब विजय के नाम है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक सिनेमाई सुपरस्टार के करिश्मे भर की नहीं है। ये चुनावी विजय सधी सियासत की है, सटीक रणनीति की है, सॉलिड प्लानिंग की है। विजय थलपति की जीत है। इमेज, इमोशन और इन्फ्लुएंस का बेजोड़ प्रयोग है। 2 साल पुरानी पार्टी, पहला चुनाव, गमछा लहराना, सीटी बजाना, फिल्मी स्टाइल में इलेक्शन कैंपेन और फिर मिली बम्पर जीत। सियासी दंगल में ऐसा प्रदर्शन कम ही नेताओं के नसीब में आया है। तमिलनाडु में विजय से पहले एमजी रामचंद्रन ने साल 1977 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई थी। तब उनकी पार्टी AIADMK ने विधानसभा की 234 सीटों में से 144 सीटें जीती थी। विजय की आंधी में DMK और AIADMK जैसी बड़ी पार्टियां भी उड़ गई। सबसे ज्यादा झटका सत्ता संभाल रही DMK को लगा। विजय ने हिंदी और हिंदू विरोध के झंडा बरदार स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की सियासी जमीन ही खिसका दी। एक मायने में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में वो कर दिखाया जिसे रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। TVK की चुनावी जीत स्टार पावर का असली मतलब बता रही है। साथ ही ये भी कि दक्षिण की राजनीति में स्टारडम सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं, वहां ऐसे फैन क्लब हैं जो फोर्स का काम करते हैं। विजय ने अपने सीनियर कलाकारों के सियासी हश्र से सबक लिया। सबक ये कि सिर्फ स्टार पावर से चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसीलिए उन्होंने समाज के सबसे बड़े वर्गों को साधा। महिलाओं, छात्रों और मछुआरों को मुरीद बनाने के लिए विजय ने वेलफेयर और फ्रीबी मॉडल को नए पैकेज के साथ दिया। अब असल परीक्षा विजय की है। वो सिनेमाई किरदारों की तरह असल जिंदगी में हीरो साबित होंगे या नहीं, वक्त बताएगा। और यहाँ पर रुक रहे हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा की। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रपति भवन के पास रेल भवन में एकत्रित हुए और उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति पार्टी को न्याय दिलाएंगी। भगवंत मान जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो इससे कुछ मिनट पहले ही राघव चड्ढा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मान ने कहा कि नियम के मुताबिक पूरी पार्टी का विलय होता है, न कि सांसदों के एक गुट का। पंजाब में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं और राज्यसभा में पंजाब के 6 बीजेपी सांसद होंगे। ये कैसा लोकतंत्र है? या तो पूरी पार्टी मर्ज करती, रेजोल्यूशन डालते वो PAC में लाके, फिर तो माना जा सकता था। लेकिन इनकी अगर हिम्मत थी इतनी, इनको अगर पार्टी इतनी बुरी लगती थी आम आदमी पार्टी, तो इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देके कहीं से भी चुन के आ जाते बीजेपी की तरफ से। हम अपने 7 रिप्रेजेंटेटिव और भेजते। मैंने इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जी को मैंने बताया कि अभी पंजाब में लोकतंत्र का मजाक कैसे बना हुआ है। पंजाब में बीजेपी के 2 MLA हैं चुने हुए, 117 में से 2 हैं, MLA 2 हैं, और अब राज्यसभा के MP 6 हो गए। कौन से संविधान में लिखा है? ये तो मजाक नहीं बन गया संविधान का? अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों को संबोधित किया और कहा कि पंजाब की 7 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने डाका डाला है। अगले साल पंजाब के चुनाव में जनता इसका बदला लेगी।
ये 7 लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं। बीजेपी ने चोरी करी है। ये 6 सीट किसी के पिताजी की नहीं थी, ये 6 सीट पंजाबियों की थी, ये 6 सीट पंजाब के लोगों की थी। पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट थी। अभी जैसे मान साहब ने कहा 2 एमएलए और 6 सीट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट के ऊपर डाका डाला है बीजेपी ने, उसका बदला अब अगली साल फरवरी के महीने में लेना। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग और वोट काटने जोड़ने का खेल करके ये जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की, कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बाद में राघव ने कहा कि पंजाब की मान सरकार और आम आदमी पार्टी बदले की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलकर यही गुहार लगाई है कि उनके संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान होना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि आज 3 अन्य सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति के आश्वासन से उन्हें मजबूती मिली है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर बदले की राजनीति कर रही है। जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख, वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।